साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय फूले, जय साहू, जय ओबीसी। साथियों, आज हम जिस विषय के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उससे पहले मैं आप सभी को राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। अभी कल ही हमने आरक्षण के जनक राजर्षि साहू जी महाराज की जयंती बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से संपूर्ण देश में मनाई है। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं हमारे इस क्रांति के, ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की क्रांति के जिन महापुरुषों ने योगदान दिया है, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनमें हमारे तथागत महामानव गौतम बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, सम्राट अशोक, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, पेरियारी वी रामास्वामी नायकर जी, राजर्षि छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियारी वी रामास्वामी नायकर, राजर्षि साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यशकाई रामस्वरूप वर्मा जी, बीपी मंडल जी, कर्पूरी ठाकुर जी, ललई सिंह यादव जी, और हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, मान्यवर काशीराम साहब जी, सम्मानीय भीम सिंह पटेल जी, आदि सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, याद करते हुए, सर्वप्रथम तो मैं सम्मानीय सुरेश पासवान और जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने आज फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे मिशन को मजबूत करने के लिए, और विशेष रूप से मिशन के जो साथी हमारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं, उन ओबीसी समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको मिशन में जोड़ने के लिए आज जो विषय यहाँ चर्चा के लिए रखा गया है, मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको साधुवाद प्रेषित करता हूं। साथियों, ओबीसी समाज, आज ओबीसी समाज की जो स्थिति है, वर्तमान समय में ओबीसी समाज की संवैधानिक स्थिति क्या है, उसके कारण क्या है और उनके निदान क्या है, ओबीसी की समस्या क्या है। इस देश में 72 करोड़ के आसपास, लगभग 65% से ज्यादा, मोर देन 65% इस देश में ओबीसी समाज निवास करता है। तो आज का जो विषय रखा गया है कि वर्तमान समय में ओबीसी समाज की समस्याएं क्या है, ओबीसी समाज की समस्याओं के कारण क्या है, और ओबीसी समाज की समस्याओं के कारणों का निवारण कैसे हो सकता है, इस विषय पे आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम हमें इस विषय को समझने के लिए एक तो ये समझने की आवश्यकता है कि ओबीसी समाज क्या है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ओबीसी समाज की समस्याएं क्या है, और उसके बाद हम इनके कारणों पर चर्चा करेंगे, और इसके बाद हम इनके निदान किस तरह से किया जा सकता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, सुरेश जी का मैसेज है और आप सभी लोगों को इसे, दोस्तों को इसे ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे इस लाइव को शेयर करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं कि आप सब लोग फेसबुक पे इसको लाइव को शेयर करें। साथियों, ओबीसी समाज की जो परिकल्पना है या ओबीसी समाज जो आया है, उसका जो मूल है अदर बैकवर्ड क्लासेस और अदर बैकवर्ड अन्य पिछड़ा वर्ग। इस देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, उन पिछड़ा वर्ग के लोगों में जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की सूची बन गई, और उसके बाद जो लोग बचे, उसमें पिछड़ा वर्ग में जो लोग बचे उनको अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उनको ओबीसी समाज कहते हैं। इस देश के अंदर
अंग्रेजी शासन काल में इन शब्दों का प्रादुर्भाव हुआ SC ST और OBC का। इसके पहले अगर आप देखें तो OBC समाज जो है इसको चातुर्णीय वर्ण व्यवस्था में शूद्र के नाम से जाना गया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई, उस वर्ण व्यवस्था के अंदर OBC का जो पुराना नाम है, उन्होंने OBC को शूद्र माना है और शूद्र का ही दो भागों में विभाजन करके सछूत शूद्र, अछूत शूद्र, सछूत शूद्र में आज के जो OBC है और अछूत शूद्र में शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को उन्होंने रखा है। तो साथियों, जो OBC समाज के जो लोग हैं, अगर उनका इतिहास हम देखें तो OBC समाज के लोग इस देश के द्रविड़ लोग हैं, इस देश के मूल्यवासी लोग हैं। इस देश का जो पुराना नाम है वो जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप जब विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था, धन धान से संपूर्ण था, उस समय बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी इस देश के अंदर लूटपाट करने के लिए आए। उन विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम जो आक्रमणकारी लगभग 2500 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 4500 वर्ष पहले जो विदेशी सबसे प्रथम विदेशी आक्रमणकारी आया, जिसका नाम आर्यंस था। आर्यों और द्रविड़ों के बीच इस देश के अंदर लगभग 1400 वर्षों तक युद्ध हुआ, जिनको आर्यों ने अपने धर्म शास्त्रों में, अपनी किताबों में देवासुर संग्राम के नाम से उल्लेखित किया है। एक तरफ देवताओं की सेना हुआ करती थी, एक तरफ कहते राक्षसों की सेना हुआ करती थी। देवता और राक्षसों के बीच 1400 वर्षों तक इस देश के अंदर युद्ध हुआ, जिसको उन्होंने देवासुर संग्राम बोला। आज इस देश की दिक्कत यह है, और खासकर OBC समाज की दिक्कत यह है कि OBC समाज के लोगों से पूछो कि ये देवता और राक्षस कौन थे, तो देवताओं के बारे में तो जानकारी है, पर राक्षसों के बारे में उनको ऐसा लगता है कि कोई गलत काम करने वाले लोग देश में रहे होंगे और देवताओं ने उनका विनाश किया, उनसे युद्ध किया और उनको मार डाला। इस तरह की भ्रांति OBC समाज में इस समय देश में फैली हुई है। वस्तुतः इतिहास की जानकारी नहीं होने के कारण OBC समाज को इस देश के दुश्मनों ने जो भी इतिहास बताया, जो भी जानकारी बताई, वही OBC समाज उसको मान के बैठा हुआ है। देवासुर संग्राम जब हुआ है और देवासुर संग्राम में जब छल कपट से आर्यों ने विजय प्राप्त की और यहाँ के द्रविड़ लोग थे, जो मूल्यवासी लोग थे, उनको पराजय का सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे वेदों की रचना की। 2500 ईसा पूर्व से लगा के 1400 ईसा पूर्व तक आर्यों ने आक्रमण देश के अंदर किया और उसके बाद फिर ऋग्वेद की जो रचना हुई 1400 ईसा पूर्व से शुरू हुई। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों का, पुराणों का, स्मृतियों का निर्माण हुआ और उसके बाद फिर वर्ण पे आधारित व्यवस्था का निर्माण किया। यहाँ 4 वर्ण बनाए और ऋग्वेद के 10वें मंडल में यहाँ के मूल्यवासी द्रविड़ों को हरा के शूद्र शब्द दिया उन्होंने। शूद्र माने सेवा करने वाले लोग, और वर्ण व्यवस्था में 4था स्थान दिया, जिसको आज हम OBC कहते हैं। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण ने अपने 100% आरक्षण केवल अपने लिए आरक्षित रखा, धार्मिक कार्य करेगा, पढ़ाने का काम करेगा। दूसरे उनके जो साथी थे जिन्होंने युद्ध किया द्रविड़ों से, उनको क्षत्रिय बोला, राजपूत क्षत्रिय जिनको हम कहते हैं। आज तो स्थिति है कि OBC समाज की सभी जातियां अपने आप को क्षत्रिय बनाने में और क्षत्रिय कहने में लगी हुई है, ये अलग बात है। पर ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था में जो दूसरे वर्ण के लोग हैं जिनको उन्होंने क्षत्रिय बोला है, वो आर्यों के वो लोग थे जो द्रविड़ों से जिन्होंने युद्ध किया, उनको उन्होंने क्षत्रिय बोला। और आर्यों के जो तीसरा ग्रुप था, तीसरा जो वर्ण था, जिन्होंने इनके ब्राह्मण और क्षत्रिय के खाने पीने की व्यवस्था की, इनकी वस्तुओं की व्यवस्था की, अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था की, उनको इन्होंने वैश्य बोला। और जब मूल्यवासी को हरा के, द्रविड़ों को हरा के जो हारे हुए लोग थे, उनको वर्ण व्यवस्था में 4था स्थान दिया, जिसको शूद्र बोला। ये 4 तरह की वर्ण व्यवस्था का निर्माण आर्यों ने द्रविड़ों को हराने के बाद ऋग्वेद की रचना की, उसके 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ये सब व्यवस्था, अच्छा, ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम अधिकार अपने पास रखा। सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो अधिकार दिया क्षत्रियों को दिया, राजपूत क्षत्रियों को दिया जो, और तीसरे स्थान का जो उन्होंने अधिकार दिया वो वैश्यों को दिया।
और जो मूल्यवासी शूद्रों को, द्रविड़ों को हराने के बाद जो शूद्र कहा और उनको कोई अधिकार नहीं दिया, सिर्फ एक काम दिया, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, केवल एक ही काम दिया और उनको पूरी तरह से उपयोग करते हुए इस देश में चालू हो गए। जब ये सब वर्ण के आधार पर भेदभाव, उत्पीड़न का काम चलता रहा और 563 ईसा पूर्व एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसको हम तथागत महामानव गौतम बुद्धा बोलते हैं। 583 ईसा पूर्व महावीर जैन आए, उन्होंने वर्ण व्यवस्था और इस तरह के इनके पशु हत्या और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था तो अभी आई नहीं, वर्ण के आधार पर जो भेदभाव करना है, पशुओं के साथ हत्या करना है, यज्ञों में पशुओं की बलि देना है, इस तरह की जो जितनी भी व्यवस्थाएं और शूद्रों के साथ, द्रविड़ों के साथ जो अमानवीय व्यवहार इन्होंने किए, उसके विरोध में इस देश में सर्वप्रथम जो आवाज बुलंद की तथागत महामानव गौतम बुद्धा ने, और उसी के 8 साल के अंतर में महावीर जैन ने इनके विरुद्ध आवाज बुलंद की। और उसके बाद ऐसा इतिहास में वर्णन है कि आर्यों का जो उस समय आर्यों का विचार हारा और तथागत महामानव गौतम बुद्धा जीते, उनका विचार जीता, लोग उनके साथ हो गए और पूरी तरह से बुद्ध से लगा के वृद्ध तिमोर तक लगभग 10 पीढ़ी तक, और इसी के बीच में सम्राट अशोक आए, ये 10 पीढ़ियों तक भारत सहित पूरा एशिया में और पूरी एशिया के मैक्सिमम देशों में बुद्ध का विचार रहा, बुद्ध का धम्मा रहा। और पूरी नालंदा, तक्षशिला, उर्वला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बुद्धकालीन यहाँ पर रहे। शिक्षा का क्षेत्र में बहुत उन्नति भारत ने की, विश्व गुरु कहा गया, सोने की चिड़िया भारत इसी देश में कहा गया, इसी समय काल में कहा गया। और उसके बाद यहाँ पे समता, समानता, न्याय और विश्व बंधुता का विचार, और यहाँ पे देश बहुत उन्नति किया और इस तरह का विचार इस देश में चलता रहा। जो आर्य बुद्ध से हार गए, बुद्ध के विचारों से हार गए, सम्राट अशोक के विचारों से हार गए, भद्रति मौर्य के विचारों से हार गए, महावीर जैन के विचारों से हार गए, हारने के बाद वो हमेशा बुद्ध धर्म को और बुद्ध की बातों को और बुद्ध के साम्राज्य को हराने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। और उनका प्रयास बुद्ध की 10वीं पीढ़ी में 184 ईसा पूर्व भद्रति मौर्य के शासनकाल में उनका जो प्रयास है वो पुनः उन्होंने बुद्ध की क्रांति को प्रतिक्रांति में बदला। भद्रति मौर्य के शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग नाम का एक सामवेदी ब्राह्मण अपनी जात छुपा के, अपना धर्म छुपा के घुसा और उन्होंने प्रधान सेनापति का पद हासिल किया और अंत में जाके भद्रति मौर्य की अस्तबल में धोखे से हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद बुद्धकालीन साम्राज्य का 10वां शासक का अंत हुआ। और भद्रति मौर्य की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग इस देश का पुनः राजा बना। और राजा बनने के बाद उसने अपने ब्राह्मण साथियों की मीटिंग की और उन्होंने एक चिंतन शिविर रखा। चिंतन शिविर में उसने इस बात पे चिंतन की कि आर्यों ने जब द्रविड़ों को हरा दिया और हराने के बाद पुनः ये इकट्ठे होकर बुद्ध के साथ ऐसे इकट्ठे हुए और बुद्ध क्यों जीते, इस बात पर उन्होंने चिंतन किया। और वो चिंतन मनन करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमें किस तरह से यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहिए जिससे कि दोबारा से कोई बुद्ध इस धरती पर पैदा ना हो पाए, दोबारा से द्रविड़ों का शासन इस देश में ना आ पाए। और उन्होंने कुछ नियम निकाले, कुछ सिद्धांत बनाए और उन नियम सिद्धांतों को उन्होंने अपना एक संविधान घोषित किया जिसको आज हम मनु स्मृति के संविधान के रूप में जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने सिद्धांत बनाया, संविधान बनाया, मनुस्मृति का सिद्धांत उसका नाम रखा। और उसमें जो नियम बनाए उनमें प्रथम जो नियम बनाया वो शूद्रों को शिक्षा से वंचित करने का नियम बनाया। जो भी इनकी गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी, जैसे पहले इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था हम लोगों के लिए लागू नहीं की, उसी तरह से उसको कंटिन्यू करते हुए पुष्यमित्र शुंग काल में भी उन्होंने शूद्रों को शिक्षा से दूर रखा। दूसरा, उन्होंने देखा कि ये जो द्रविड़ लोग हैं जिनको उन्होंने शूद्र नाम दिया, दैत्य 50 असुर नाम दिया, ये लोग इकट्ठे थे, एक नाम के थे, एक साथ, इसलिए ये लोग इकट्ठे हो गए। तो उसके बाद उन्होंने जाति व्यवस्था का निर्माण किया इस देश के अंदर। काम के आधार पर नाम और नाम ही उसकी जाति, और एक जाति से दूसरी जातियों में जो रोटी बेटी का संबंध पहले बुद्ध काल तक होता था उसको समाप्त करके
जाति व्यवस्था का निर्माण किया और ये नियम बनाए, कड़े नियम बनाए कि एक काम करने वाला व्यक्ति जो है वो एक जात का व्यक्ति रहेगा और उस जात के काम करने वाले व्यक्ति से रोटी बेटी का संबंध करेगा, वो दूसरी जाति के दूसरे काम करने वाले लोगों से रोटी बेटी का संबंध नहीं करेगा। इस तरह के कड़े नियम पुष्यमित्र शुंग ने बनाए और उनको कठोरता से लागू किए। शिक्षा का अधिकार छीना, शस्त्र रखने का अधिकार छीना और संपत्ति रखने का अधिकार छीना कि लोग किसी तरह से शस्त्र नहीं रख सकते, राजा नहीं बन सकते थे, संपत्ति ग्रहण नहीं कर सकते थे, संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकते थे, किसी तरह की संपत्ति को उनका कोई अधिकार नहीं रहता था और शस्त्र नहीं रख सकते थे। शस्त्र रखने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया, संपत्ति रखने का अधिकार पर प्रतिबंध लगाया और शिक्षा के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया। और खंड खंड जाति उपजातियों में 6,743 जातियों में और लगभग 46,000 उपजातियों में इस देश मूल्यवासियों को, द्रविड़ समाज को, जिसको शूद्र समाज को बांटा और यहीं से शूद्र और अछूत दो तरह के शूद्रों में विभाजन हुआ। जिन जातियों ने इनका घोर विरोध किया उनको अछूत जातियों में शामिल किया गया और जिनने कम विरोध किया, जो प्रजा जातियां थी, उनको सच्छूत शूद्र, उनके हाथ का उनको छूने से इनको परहेज नहीं था। पर कुछ ऐसे जाबाज सिपाही हमारे समाज के थे जिन्होंने हमेशा इनसे युद्ध किया, लड़ाई लड़ी, उनको अछूत शूद्र घोषित किया और इस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने भारत के जो द्रविड़ लोग थे, मूल निवासी लोग थे, ओबीसी SC ST के लोग थे, उन पर राजपाट आरंभ किया और यहां से ये सब मामला चलता रहा, उनका राजपाट चलता रहा। शूद्रों की उन्नति की बजाय अवनति होती रही, मूल निवासियों की अवनति होती रही, उन पर अन्याय अत्याचार शोषण होते रहे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती रही, उनको संपत्ति से वंचित कर दिया, शिक्षा से वंचित करके उनको अनपढ़ गवार बना दिया, शस्त्र रखने का अधिकार उनको था नहीं। इस तरह से खंड खंड में विभाजित करके भारत के द्रविड़ समाज को, मूल निवासी समाज को, बहुजन समाज को इस तरह से बिल्कुल निरीह बना दिया। इनका राजपाट चलता रहा। इसके बाद आगे जाके इन्हीं के जो भाई अरब में रहते थे, जिनको हम आज मुसलमान के रूप में जानते हैं, पीछे से मुसलमानों ने इस देश में आक्रमण, मुगलों ने आक्रमण शुरू कर दिया। 712 में पहला मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम आया और इसके बाद बहुत सारे मुगल आक्रमणकारी आते गए और आर्यों के और मुगलों के बीच में इस देश में युद्ध शुरू हो गया। द्रविड़ों को आर्यों ने हराया, फिर पीछे से जब मुगल आए तो मुगलों ने और आर्यों के बीच में युद्ध शुरू हो गया और युद्ध होते होते लगभग 1100 ईस्वी तक मुगलों ने आर्यों को, माने ठाकुरों को हराना शुरू कर दिया। आर्यों ने मुगलों से संधि कर ली और अपनी रोटी बेटी का संबंध मुगलों से करना शुरू कर दिया और आर्य और मुगल दोनों मिलके भारत देश पे, जम्मू द्वीप नाम के देश पे, हमारे देश पे राजपाट दोनों मिलके इस देश में करते रहे। कालांतर में जब मुगलों ने इस देश में आर्यों को हराया तो उसने, मुगलों ने यहाँ के हारे हुए लोगों को कर लगाने के लिए हिंदू नाम दिया। तो उस समय जब मुगलों ने यहाँ के हारे हुए लोगों को हिंदू नाम दिया तो औरंगजेब ने जब हिंदू नाम दिया तो आर्यों ने अपने आप को, हिंदू से अपने आप को अलग कर लिया कि हम इस देश में हिंदू नहीं है। जैसे तुम आक्रमणकारी, तुम विदेशी है, तुमसे पहले हम इस देश में आक्रमण करके आए, हम भी विदेशी है, हम दोनों विदेशी मिलकर यहाँ के लोगों पे राजपाट करें। और जो जजिया कर औरंगजेब ने यहाँ के हारे हुए लोगों पे लगाया, जिसको उन्होंने हिंदू बोला, तो आर्यों ने अपने आप को हिंदू शब्द से अलग कर लिया और जजिया कर आर्यों ने देने से मना कर दिया और नहीं दिया और मुगलों के साथ शासन व्यवस्था में स्थापित होके, शासन व्यवस्था में साथ में मिलके और यहाँ के द्रविड़ समाज पर राजपाट करना शुरू कर दिया। साथ ही ये सब मामला चलता रहा। इसके बाद पीछे से एक और तीसरा विदेशी आक्रमणकारी आए, बीच में और छोटे छोटे शक हूण फ्रांसीसी आए, पर वो इस देश के अंदर राजपाट स्थापित नहीं कर पाए। पर प्रमुख रूप से आर्यों के बाद मुगल आए और मुगलों के बाद इस देश में तीसरे विदेशी आक्रमणकारी आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में 1600 ईस्वी में आए, जिनका नाम अंग्रेज था। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो यहाँ पे मुगलों का शासन था। आर्य और मुगल दोनों मिलकर भारत के बहुजन समाज पे, द्रविड़ समाज पे शासन कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने व्यापार के रूप में इस देश में आए और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी ताकत निर्माण की और 1757 में जो प्लासी की लड़ाई होती है, वो लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव यहाँ के हुक्मरान थे और मुगलों की तरफ से सिराजुद्दौला यहाँ राजा थे। उन दोनों के बीच, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी के मैदान में, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में जो प्लासी का मैदान है, वहां पे दोनों के बीच में युद्ध होता है और लॉर्ड क्लाइव इस युद्ध को जीत जाते हैं
और सिराजुद्दौला जो मुगलों का नेतृत्व कर रहे हैं वो इस युद्ध को हार जाते हैं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।